नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना केरल की है। आमतौर पे जो केरल है, वो शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 पे आता है। यहाँ की जो शैक्षिक योग्यता है, बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट रहती है। हमेशा हर फील्ड में यहाँ का जो युवा है, वो जागरूक हो चुका है और अपने कर्तव्यों के प्रति ये बहुत ही ईमानदार है। आजकल जो स्कूल जो खुल रहे हैं, इन स्कूलों में जो टीचर मंगाए जाते हैं, वो केरल से मंगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि केरल से टीचर इस स्कूल में आए हैं पढ़ाने के लिए। इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं, उनको भी यकीन होता है कि जब टीचर केरल से आए हुए हैं, बाहर के जो टीचर हैं, वो आए हुए हैं, तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाएँगे। इस वजह से जिस स्कूल में बाहर के टीचर आते हैं, उस स्कूल में जो दाखिला होता है बच्चों का, वो बेहद ज़्यादा होता है। अब यही जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना केरल की ही है। आज आप इस सच्ची सच्ची घटना को सुन करके आपको भी यकीन हो जाएगा कि दुनिया में वाक़ई जो शिक्षा की दर है, वो बेहद ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, इसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आज आप ध्यान से सुनिएगा इस सच्ची घटना को। दरअसल मानवता को शर्मसार कर देने वाली है अपनी एक छोटी-सी गलती, यानी कि अपनी हवस को बुझाने के लिए जिस महिला ने इतना खौफनाक कदम उठाया कि जिसकी कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि इतने हाईएस्ट पोस्ट पे रहते हुए कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है, इसके बारे में सोच भी कैसे सकता है। एक बसा-बसाया जो परिवार होता है, उस परिवार को उजाड़ कोई कैसे सकता है। चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना को पूरे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर पूरा जो मामला है, आखिर हुआ क्या था? आखिर क्यों ऐसा हो गया जिस वजह से जो परिवार है वो टूट गया, बिखर गया? आखिर वजह क्या थी असली? दरअसल सच्ची घटना शुरू करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बनें। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही जो हमारा चैनल है वो आगे चल पाएगा, बढ़ पाएगा। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई वजूद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए आज की जो सच्ची घटना है इसकी शुरुआत करते हैं। दरअसल इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है केरल के कन्नूर जिले से। इसी कन्नूर जिले में एक छोटा-सा गाँव है, उसी गाँव में रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार का जो मुखिया होता है, राजेश होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है, जिनका नाम रितिका होता है और रितिका की एक बेटी होती है, जिसका नाम रश्मिका होता है। रश्मिका जो होती है, वो बचपन से ही पढ़ने में बड़ा तेज़ होती है। जब वो क्लास 5th में वो थी, तब उसके परिवार वालों ने पूछा उससे, चाहे रिश्तेदार पूछते या फिर कोई भी उससे पूछता कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? जो लड़की थी, वो कहती कि उसको डॉक्टर बनना है। अब जब डॉक्टर की बात आती है तो सभी लोग बड़े खुश होते थे कि उनकी बेटी जो है वो डॉक्टर बनने के लिए कह रही है। ऐसे ही साल गुजरते गए, जो बेटी है यानी कि जो रश्मिका है, वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, बहुत अव्वल थी और वो जब भी एग्ज़ाम होता उसके क्लास में, तो वो फर्स्ट नंबर पे आती थी। हमेशा वो रैंक में रहती थी, रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, इन्हीं 2 रैंक में वो हमेशा रहती थी। अब ये सिलसिला धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जब वो 10th क्वालीफाई करती है, 10th क्वालीफाई करने में जो वो एक बढ़िया-सा उसका रैंक आता है, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट टॉप करती है। और डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के साथ-साथ जो उसके परिवार वाले हैं, उसका हौसला इतना बुलंद हो जाता है, उनके परिवार का भी और उस लड़की का भी, कि वो लोग कहते हैं कि बेटी तुम जिस फील्ड में जाना चाहती हो, उस फील्ड में जा सकती हो। अब जो रश्मिका है, उसको डॉक्टर बनना था, उसने पहले से ही कह रखा था कि उसको डॉक्टर बनना है। अब इसीलिए वो तैयारी में जुटी रहती है और तैयारी जो करते-करते 12th क्वालीफाई करती है और साथ ही साथ घर पे ही पढ़ करके उसने नीट क्वालीफाई कर लिया। जैसे ही जब वो नीट क्वालीफाई कर लेती है, और ये मैं बात कर रहा हूँ साल 1992 की। साल 1992 में जब उसने नीट क्वालीफाई कर लिया, उसके बाद वो डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर की तैयारी करनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसका एमबीबीएस में दाखिला हो जाता है और दाखिला होने के साथ-साथ वो अपनी पढ़ाई में लगनशील होती है, पढ़ाई करती जाती है और करते-करते उसकी जब पढ़ाई कंप्लीट होती है, तो वो बेहद अच्छी खासी एक नामी-गामी डॉक्टर बनती है, वो भी आँख की डॉक्टर बनती है। अब जो परिवार के लोग हैं, परिवार पे एक ज़िम्मेदारी होती है कि घर में अगर बेटी है तो उसकी शादी भी करनी है। अब शादी के लिए उस योग्य का लड़का खोजा जाना था। तो चूँकि जो रश्मिका थी उसका किसी के साथ अफ़ेयर नहीं था, परिवार वाले खुश थे और उन्होंने उसकी लेवल का ही एक लड़का खोजा, जिस लड़के का नाम होता है प्रेम कुमार
और जो प्रेम कुमार होता है वो बच्चों का डॉक्टर होता है। अब इन दोनों में जब मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो इन दोनों में अच्छे खासे रिश्ते बन जाते हैं, दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। जैसे शादी के लिए मानते हैं, परिवार के लोग एक दिन तारीख मुकर्रर करते हैं और उसी डेट पे उनकी शादी होती है और शादी जैसे ही होती है, वक्त गुजर रहा होता है और जो 1997 आता है तो 1997 में इनके बच्चे होते हैं और बच्चे जैसे जैसे इनका परिवार बढ़ता है, इनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। वक्त गुजर रहा था और साथ ही साथ जैसे इनका जो घर था, जो प्रेम कुमार होता है, इसका जो घर होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो छोटा ही घर था, क्योंकि जो प्रेम कुमार था वो भी गरीबी से जूझते हुए ही उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और वो बच्चों का डॉक्टर बना था। फिर उन्होंने दोनों के पास जब पैसे आने लगे, पैसे जब ज़्यादा आए तो उन्होंने सोचा कि अपना घर बनाना चाहिए, अपना घर जो था वो बड़ा बनाना चाहिए। अब इसी को लेकर के जो प्रेम कुमार है वो अपने घर को कॉन्ट्रैक्ट पे देता है उसको बनाने के लिए, उसको मरम्मत करने के लिए, और जैसे घर बन के तैयार होता है तो फिर उसमें अंदर का जो इंटीरियर होता है वो तैयार हुआ रहता है, और जो अंदर की जो फॉल सीलिंग होती है या तमाम तरीके जो भी उसमें डेकोरेशन होता है, उसका जब सिलसिला जब शुरू होता है तो दरअसल जो प्रेम कुमार होता है वो और रश्मिका जब घर का काम शुरू होता है, घर की जो जिस घर में वो रह रहे होते हैं उस घर में दोनों डॉक्टरी पे जा नहीं सकते थे। अब इसलिए जब एक जाता तो एक रहता, एक जाता तो एक रहता। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है तो दोनों सोचते हैं कि जब घर में काम लग रहा है तो आखिर ये अपने बच्चों को छोड़ करके जाएंगे कैसे। हो सकता है कभी कोई बात हो जाए, कभी बच्चों के साथ कोई घटना हो जाए, क्योंकि सामान रखा हुआ है इधर उधर। अब इसी वजह से जो रश्मिका होती है वो घर पे रुकने का निर्णय लेती है। वो केवल बस 1-2 घंटे के लिए क्लिनिक जाती है, जब तक ये जो प्रेम कुमार है वो घर पे रहता। जैसे ही वो आती वापस तो फिर प्रेम कुमार अपने हॉस्पिटल चला जाता और वहाँ पर वो जो भी उसका कार्य होता था वो देखता था। इधर जो रश्मिका होती है ये घर पे अपने बच्चों को सँभाल रही होती है। वक्त गुजर रहा था, वक्त के साथ-साथ काम जो था वो हो ही रहा था। अब इसी बीच जो काम का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम गोपाल होता है। गोपाल जो था वो उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था उस पूरे घर को बनाने का, मरम्मत करने का टोटल जो था। अब जब भी गोपाल आया करता था वहाँ पर घर के देख-रेख के लिए कि कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, तो जो रश्मिका थी वो उसको चाय बनाती थी, उसके ऐसे तमाम वो लोग बातें बैठ के किया करते थे, क्योंकि रश्मिका जो थी वो घर में अकेली बैठ के बोर हुआ करती थी। अब दोनों बैठ कर के घंटों बातचीत करते थे। वक्त के साथ-साथ ये दोनों जो थे, इन दोनों के बीच में कब नज़दीकियाँ बढ़ जाती है पता ही नहीं चलता है। दरअसल जो गोपाल होता है ये भी शादीशुदा होता है, इसके भी 3 बच्चे होते हैं। इधर जो रश्मिका होती है ये भी शादीशुदा थी, इसके भी 2 बच्चे थे। लेकिन इन्होंने इस बात का बिल्कुल ख़्याल नहीं किया और इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। जब एक बार संबंध बनने का जो सिलसिला था, जब वो शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। वक्त गुजर रहा था और घर कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने के बाद भी जो गोपाल होता है वो रश्मिका के घर पे आना जाना नहीं छोड़ता। इन दोनों के बीच में बातचीत हुआ करती थी। बातचीत होने के साथ साथ जब भी मौका मिलता तो गोपाल रश्मिका के घर पे आता और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे, संबंध बनाते थे। और धीरे धीरे ये बात जो थी, ये बात जो प्यार की बात होती है या फिर जो गलत रिश्ते होते हैं, ये छुपे छुपाए नहीं छुपते हैं। और इस बात की जानकारी धीरे धीरे प्रेम कुमार को लग जाती है। अब जो प्रेम कुमार है अपनी पत्नी को समझाता है, क्योंकि प्रेम कुमार ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और रश्मिका भी पढ़ी लिखी होती है। तो ये जब समझाता है रश्मिका को, तो रश्मिका है वो कहती है कि नहीं, मैं गोपाल के साथ खुश हूँ, मैं तुम्हारा साथ में छोड़ना पसंद करूँगी। इस वजह से जो प्रेम कुमार है वो कहता है कि इसमें हम लोगों का तो नुकसान नहीं है, साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं इनका जीवन उजड़ जाएगा। तो वो कहती है कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, इनको तुम सँभालो, मुझे इन बच्चों से कोई भी मतलब नहीं है। इन दोनों में बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो रश्मिका थी वो प्रेम कुमार का घर छोड़ देती है और छोड़ करके दूसरी जगह चली जाती है और वहाँ पर रह एक किराए का मकान लेती है, उसी में वो रहने लगती है। जब भी मौका मिलता तो गोपाल उसके साथ वक्त गुजारता। ये दोनों अक्सर साथ ही साथ रहते थे, गोपाल और रश्मिका। इधर जो प्रेम कुमार था अपने बच्चों के साथ, यानी एक बेटा एक बेटी थी, उनके साथ उनकी परवरिश करना, अब और साथ ही साथ अपने हॉस्पिटल को भी संभालना होता था उसको। हालाँकि जो रश्मिका थी और प्रेम कुमार थे दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे।
लेकिन जब पैसे ज़्यादा आने लगे तो फिर रश्मिका ने एक अलग हॉस्पिटल खोल रखा था। अब जैसे ही ये जो बात थी वो फैलती है कि जो रश्मिका जो डॉक्टर है, ये आँख की, ये इसका किसी और के साथ अवैध संबंध चल रहा है। इस वजह से जो मरीज़ थे, वो अपने घर वालों को उसके यहाँ लाने से भी डरने लगे थे, क्योंकि इसका जो नेचर वो सही नहीं होता है। अब ऐसे ही जो रश्मिका है, उसकी जो डिस्पेंसरी होती है, जो हॉस्पिटल उसका होता है, वो टूटता हुआ नज़र आता है और उसके पास पैसे की कमी धीरे-धीरे होने लगती है। अब उस हॉस्पिटल से वो जितने भी पैसे कमा रही होती है, उस सारे पैसे को वो गोपाल पे लुटा देती है। कुछ पैसे अपने पास रखती थी और वक़्त ऐसे ही कट रहा होता है। जो रश्मिका होती है, अब उसको लगता है कि अब यहाँ पर उसका गुज़ारा नहीं होने वाला है, तो फिर वो अब उस गोपाल से कहती है कि देखो यहाँ पर अब लग रहा है कि मेरी डिस्पेंसरी चलेगी नहीं, मेरा हॉस्पिटल चलेगा नहीं, अब इसी वजह से मुझे यहाँ से कहीं जा कर के दूसरी जगह हॉस्पिटल खोलना होगा। इस पर जो गोपाल होता है वो कहता है कि ठीक है। अब जो रश्मिका होती है, ये सीधा वहाँ से मलेशिया के लिए जाती है और मलेशिया जा कर के वहीं पर एक हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू करती है, क्योंकि इसके पास सर्टिफ़िकेट थे, सारी जो डिग्रियाँ थी वो तो थी ही। अब उसी को लेकर के जब मलेशिया पहुँचते हैं, वहाँ पर उसने हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया और फिर वहाँ पर उसने अपना भी हॉस्पिटल खोल लिया था और फिर उसकी वहाँ पर जान-पहचान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, उसको पैसे बहुत ज़्यादा मिलने लगे थे। अब उसके जो कुछ उस पैसों में से कुछ पैसे वो गोपाल को भेजा करती थी। इधर जो गोपाल था, वो अपने ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहा था। वक़्त कट रहा था, वक़्त जो था, कहते हैं सुख के दिन बड़ा तेज़ी से कटते हैं, लेकिन जब दुःख का दिन शुरू होता है तो पता ही नहीं चलता है। अब यही कुछ हुआ था गोपाल और रश्मिका के साथ। जो वक़्त कट रहा था, जो गोपाल था इसको पैसे की लत लग चुकी थी और जो रश्मिका है वो भी उधर से पैसे कमाती और उसको देती। जो एक दिन जो रश्मिका है वो गोपाल से कहती है कि एक काम करो कि तुम यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर अब अच्छी खासी कमाई हो रही है, अब तुम आओ यहीं पे रहना, यहीं पे तुम काम-धाम भी अपना करना होगा तो करना, या तो फिर पैसे मैं ज़्यादा कमा ही रही हूँ, तुम्हें करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। बस हम दोनों एक साथ रहेंगे, वक़्त गुज़ारेंगे, एक-दूसरे के साथ प्यार-मोहब्बत करेंगे। अब जो गोपाल होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं आज तक कभी अपने स्टेट से तो बाहर गया ही नहीं हूँ और तुम दूसरे देश आने की बात कर रही हो। एक काम करो कि तुम खुद आओ और हम दोनों मुझे ले करके चलो। इस पर जो रश्मिका होती है वो कहती है कि ठीक है। अब कुछ दिन बाद वो एक टिकट कराती है और सीधा वो आती है इसी केरल के कन्नूर ज़िले में और आकर के वहीं पर राजेश का फर्जी वो बनवाती है, पासपोर्ट बनवाती है, वीज़ा लगाती है और लेकर के उसको अपने साथ चली जाती है और कुछ वक़्त वहाँ पे वो बिताते हैं दोनों, वहीं पर ऐश करते हैं और ऐश करने के साथ-साथ फिर कुछ समय बीतने के बाद जैसे-जैसे ये वक़्त गुज़र रहा होता है, तो गोपाल में और रश्मिका में दोनों में अनबन भी शुरू होने लगती है, क्योंकि जब 2 लोग एक पास रहते हैं तो 2 लोगों के बीच में अनबन होना लाज़मी होता है। किसी न किसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में अनबन हो जाया करती। अब जो गोपाल था, उसने फिर अपना टिकट कराया और फिर वहाँ से वो सीधा अपने इस केरल में आ जाता है और यहाँ पर अपना काम-धाम शुरू कर लेता है। धीरे-धीरे जो रश्मिका है, फिर भी उसको पैसे वो भेजती थी। इन दोनों में रिश्ते जो थे वो ठीक-ठाक चल रहे होते हैं, वक़्त कट रहा था। लेकिन जो रश्मिका है, अब उसको ये लगता है कि अब ये उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जो गोपाल था, माफ़ी चाहते हैं, हाँ, जो गोपाल था वो अलग-अलग बहाने कर लिया करता था और बहाने करने के बाद वो अलग-अलग तरीकों से बहाने करके बचने की उससे कोशिश किया करता था। अब इधर जो रश्मिका को शक होता है, तो फिर वो धीरे-धीरे पैसे भेजना भी कम कर देती है। जब पैसे भेजना कम कर देती है, तो फिर जो गोपाल है उसको अजीब-सा लगने लगता है, क्योंकि इसको पैसे की लत लग चुकी थी। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उसने अपना सारा काम-धाम जो था वो छोड़ रखा था। उसको रश्मिका जब पैसे भेजती थी, यानी कि तकरीबन वो उस व्यक्ति पे कम से कम 20 लाख से रुपए, 15 से 20 लाख रुपए उसको साल में भेज ही दिया करती थी, क्योंकि उसकी जो इतनी ज़्यादा इनकम थी, वहाँ पर उसके लिए ये बहुत ज़्यादा छोटी रकम थी। वो उसको प्रति महीने 40 से 50,000 रुपए, 60,000, 70,000 जितने भी गोपाल डिमांड कर देता था, वो उसको भेजा करती थी। ऊपर से महँगे-महँगे गिफ्ट भेजा करती थी। जब भी कोई वहाँ से इधर आ रहा होता था, तो फिर वो उसको उसके साथ उसका पैसा भेजती थी, कोरियर करती थी, मतलब जो भी सुविधा हो सकती थी, उसके लिए करती थी। गोपाल जो इधर था, वो महँगी-महँगी गाड़ियों का शौक रखने लगा था। उसके पास बहुत ज़्यादा लग्ज़री गाड़ियाँ हो चुकी थी और इधर जो रश्मिका है, वो जितनी भी कमाई थी, कमाई का आधा हिस्सा पूरा गोपाल को धीरे-धीरे भेजने लगी थी, क्योंकि वो इसके प्यार में इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि उसको बस गोपाल के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ऐसे ही वक़्त गुज़र रहा था और जो गोपाल है, धीरे-धीरे उससे दूरियाँ बना रही, इसका कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध चलने लगता है। अब इधर जो रश्मिका थी, इसके बारे में जब रश्मिका को पता चलता है कि इसका कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध चल रहा है,
तो फिर वो एक बार फिर से कहती है कि गोपाल तुम फिर यहाँ पे आ जाओ, तो गोपाल आने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, तुम खुद आ जाओ। अब इधर जो रश्मिका थी उसको कहीं न कहीं ये इस बात की खटक हो चुकी थी, इसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। और फिर धीरे-धीरे जो गोपाल था और ये रश्मिका है, इन दोनों के बीच में झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये दोनों एक-दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। इन दोनों में इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर जो रश्मिका है उसको अब तब ये एहसास हुआ था कि उसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। उसके बच्चे थे, अपने हवस को बुझाने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इधर जो प्रेम कुमार था वो अपने बच्चों के साथ खुश था, अपनी ज़िंदगी में वो जिए जा रहा था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी पत्नी चली गई है, क्योंकि अब उसको आदत सी हो गई थी। क्योंकि वक़्त इतना तेज़ी से गुज़रा था कि वक़्त गुज़रते-गुज़रते साल 2000 ये 23 आ गया था। वक़्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुज़र रहा था और 2000 जब 1 आता है, 2001 में ये जो मामला था, ये एक ऐसा मोड़ लेगा जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। आप पूरी कहानी को एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा। दरअसल जब उसको लगता है, रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, उसको अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए था। तो फिर वो एक दिन प्रेम कुमार को फ़ोन करती है और उससे माफ़ी माँगती है। लेकिन जब प्रेम कुमार ने उसकी आवाज़ सुनी, तो उसने फ़ोन को तुरंत कट कर दिया। क्योंकि अब वो उसकी आवाज़ को सुनना भी पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने जिसके ऊपर इतना भरोसा किया था, उसी ने उसको इस कदर धोखा दिया कि वो बेचारा उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। अब इधर जो रश्मिका थी, इसने जब गोपाल से पैसे माँगने शुरू किए, तो गोपाल जो था वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अलग-अलग ये बहाने बनाने लगता था। जब मिलने के लिए बुलाती, मिलने के लिए भी नहीं आता था। एक तरह से कह लें कि जो रश्मिका थी, उसको पैसे से ज़्यादा उसको हवस थी, और उसको सेक्स की इतनी ज़्यादा हवस थी कि वो उसकी जो इच्छा थी वो बस गोपाल ही पूरी कर पाता था। कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये बात ज़हन कर पूरा बैठ गई थी कि गोपाल उसके साथ छल कर रहा है, वो उसके साथ अब रहना पसंद नहीं कर रहा है। इसी वजह से जो रश्मिका है वो कहती है, आने का प्लान बनाती है और कहती है कि एक काम करते हैं कि फ़ोन करती है गोपाल को, कहती है कि हम लोग इतने साल रिलेशनशिप में रहे हैं, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं 3 दिन के लिए वापस आ रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तुम 3 दिन मेरे साथ होटल में रहो। इस पर जो गोपाल है वो कहता है कि चलो 3 दिन की ही बात है, इसमें क्या चला जाएगा, मुझे भी मज़ा ही रहेगा, कम से कम वो 3 दिन के लिए आएगी फिर चली जाएगी, फिर मुझे पैसे तो देगी ही। और वो जो रश्मिका है वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए, जो तुमको जितने पैसे चाहिए होंगे बताना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुमको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब इस पर जो गोपाल होता है वो कहता है कि ठीक है। अब गोपाल ने मिलने के लिए हाँ कर दी, और जब रश्मिका आती है तो उसी केरल के एक होटल है ग्रैंड खलीफा, उसी में जाती है वो, और जा करके वो एक रूम लेती है। और रूम में जब गोपाल आता है तो दोनों वक्त गुजारते हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाया उस दिन। और उसके बाद जो रश्मिका होती है वो कहती है कि चलो चला जाए घूमने के लिए, बाजार करने के लिए। अब फिर जो गोपाल है और रश्मिका, ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं और रात को लेट नाइट आते हैं। और आने के साथ ही ये दोनों फिर खाना-पीना खाते हैं, फिर दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने के साथ-साथ ही फिर ये दोनों सोते हैं। फिर अगले दिन भी सेम वही सिलसिला होता है। वक़्त गुज़र रहा होता है, सुबह से जब शाम हो जाती है, तो जो रश्मिका वो कहती है कि चलो पब चलते हैं। तो जब पब जाने की बात होती है तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो जब वो पब जाती है, फिर पब से आती है, तो फिर कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, अभी आऊँगी कुछ देर में। तो फिर जो महिला है वो चली जाती है और कुछ बाज़ार जाती है, और बाज़ार से कुछ सामान लेकर के आती है। यानी कि रात के लगभग वो 12-1 बजे तक वापस आती है, क्योंकि वो पब में गए तो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किए थे। लगभग 9 बजे के करीब वो वापस चले आते हैं। जाते हैं, उनका मन नहीं लगता तो वो वापस चले आते हैं। और फिर जब रश्मिका जब वापस आती है तो वो कहती है, जब दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के जब तैयार होते हैं, दोनों एकदम नग्न अवस्था में होते हैं, तो जो गोपाल है जैसे ही उस लड़की के पास जाता है, यानी कि रश्मिका के पास जाता है, जो रश्मिका है उसको रोक देती है। वो कहती है, जो गोपाल है उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है? तो जो रश्मिका वो कहती है, अब तुम में पहले जैसी वो ताकत नहीं रह पाई है, तुम मेरे साथ ज़्यादा टाइम तक मेरे साथ संबंध नहीं बना पाते हो। अब इस पर जो गोपाल है उसको बड़ा अजीब लगता है, वो कहता है कि ऐसी तो बात नहीं है, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा। अब रश्मिका के दिमाग में ये भी बात आ जाती है कि किसी ने नहीं कहा, मतलब यानी कि ये जो सुनती है कि इसका कई महिलाओं के साथ अफ़ेयर है, ये बात सही भी है। अब जो गोपाल है, गोपाल से पूछती है कि एक काम करते हैं। तो गोपाल कहता है कि तुम्हारे पास अगर कोई दवा हो तो तुम बताओ, क्योंकि तुम तो डॉक्टर हो, तुमको तो पता ही होगा। इस पर जो रश्मिका है वो कहती है कि हाँ ठीक है, मेरे पास एक इंजेक्शन है, मैं तुम्हें वो लगा दूँगी, तो जिससे तुम्हारी इसमें स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और तुम
कई घंटों तक मेरे साथ संबंध बना पाओगे। इस पर जो गोपाल है वो बड़ा खुश होता है, वो कहता है कि ठीक है, मुझे इंजेक्शन लगा दो। जो रश्मिका है वो इंजेक्शन निकालती है और निकाल करके उसके बाहों में लगा देती है। बाह में जब से इंजेक्शन लगता है वैसे ही उसके सामने अंधेरा हो जाता है और उसको जब तक समझ में आता तब तक उसको बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और वो तुरंत मर जाता है। अब जैसे ही वो मर जाता है तो जो रश्मिका है वो उसकी बॉडी को एक जो बैग लाई रहती है, एक सूटकेस बड़ा सा लाई रहती है, उसी सूट के काट काट के उसमें हथियार होते हैं और उसको काटती है। जैसे कि हड्डी को मांस से अलग कर दिया जाता है वैसे ही वो काट काट के उसको अलग अलग बोटी में काटती है और काट करके जो उसका मांस होता है उसको फ्लश कर देती है। फ्लश करने के बाद जो भी उसके पास हड्डियां बची रहती है उस हड्डियों को वो ले करके जा बैग में भर लेती है और उसको वो सोचती है कि आखिर इसको ये करेगी भी कहाँ, रखेगी भी कहाँ, फेंकेगी भी कहाँ। अब इसी वजह से वो दूसरे होटल में जाती है लेकिन जब फिर भी वहाँ वो फ्लश करने में नाकामयाब होती है। फिर वहीं पर एक पॉइंट है जहाँ पर लोग एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, वहाँ से लोग काफ़ी सुसाइड कर किए हैं और इसी बात के बारे में जब उसको जानकारी थी ही पहले से, फिर वो वहीं पर जाते कहते हैं अगर इसको वहाँ से फेंक दिया जाए तो फिर पता ही नहीं चलेगा किसी को कि हाँ उसने मर्डर किया हुआ है। और उसने बड़ी सफाई से जो भी किया था इसके पहले बहुत ही सफाई से किया था, जिसकी कभी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कि उसने ऐसा भी कांड किया होगा। अब उस बैग को लेकर के वो जब जा रही होती है तो जो बैग था उसमें और भी हथियार पड़े हुए थे और उसका जो मांस था, मांस भी था, हड्डी भी थी। उसको लेकर के वो सुसाइड पॉइंट पे फेंकने के लिए जा रही होती है, तब तक वो एक कैब बुलाती है और कैब में बैठ करके जब वो जाती है, तो फिर जो ड्राइवर होता है उसको कुछ अजीब-सी महक आती है। जब महक आती है वो पूछता है कि मैम साहब इस सूटकेस में क्या है? इस पर जो रश्मिका होती है वो कहती है कि तुम अपना काम करो। और रश्मिका कुछ और आगे बोलती इससे पहले उसने पैसे की एक गड्डी दे दी। और गड्डी उसको देते ही पूछता है कि मैम साहब ये क्या है? तो वो कहती है कि तुम बस अपना मुँह बंद करो और तुम चलते जाओ। तो कहता है कि मैम साहब ठीक है, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी आप मुझे बता दें कि आखिर इसमें है क्या? इस पर जो महिला थी वो कहती है कि सोचती है कि ये ड्राइवर तो बिक ही चुका है, अब ये करेगा भी क्या? उसे उसने बता दिया उसको एग्ज़ैक्टली कि इस बैग में लाश है। अब जो ड्राइवर है वो कहता है कि ठीक है मैम साहब, आपके बताए हुए स्थान पे मैं आपको ले चल के छोड़ दूँगा। अब जो रश्मिका है वो भी निश्चिंत हो जाती है और वो भी 3 दिन से सोई नहीं होती है। जिस दिन से वो आई थी, वो उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती, घूमती थी, फिरती थी। फिर उसके बाद जब उसने मर्डर किया था, उसके बाद भी जब वो नहीं सोई थी, जैसे ही गाड़ी में बैठती है, कुछ वक़्त गुज़रता है तो फिर उसको पता नहीं कब नींद आ जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है। अब इधर जो गाड़ी वाला ड्राइवर होता है उससे पैसे तो ले रखे थे, अब इस वजह से रश्मिका जो होती है वो एकदम निश्चिंत होती है। सोचिए उसने बैग में लाश ली हुई थी और वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाती है, उसकी आँख लगती है और जब गाड़ी रुकती है, तो जब रश्मिका को जगाया जाता है तो वो अपने सामने का जो दृश्य है उसको देखती है तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या? दरअसल जो गाड़ी थी वो एक थाने के पास रुकी होती है। अब जब पुलिस थी उसको पुलिस ने ही उसको जगाया था कि तुम उठ जाओ। जब पुलिस को सामने जब वो देखती है पुलिस को तो फिर वो हक्की-बक्की रह जाती है, फिर वो ड्राइवर को देखती है तो फिर उसको यकीन ही नहीं होता है। दरअसल जब पुलिस उसकी बैग को तलाशी लेती है तो उसमें देखती है कि उसमें लाश है। फिर जब उससे पूछताछ की जाती है वो सारी बातें बताती है कि उसके साथ ऐसे-ऐसे हुआ था, उसने इसीलिए ऐसा कदम उठा लिया है। अब इस पर जो पुलिस है, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और साल 2003 में फिर उसको वो सज़ा काट रही होती है और सज़ा काटते-काटते जब साल 2008 आता है, तो साल 2008 में पुलिस वो बेल के लिए अप्लाई करती है कि वो बाहर रह करके अपना केस लड़ेगी। जब उसका सब कुछ जब सही हो जाएगा, तो फिर वो जो भी कोर्ट निर्धारित करेगा, वो उसमें उस सज़ा को काटने के लिए तैयार हो जाएगी। कोर्ट को भी दया आती है, उस लड़की को छोड़ दिया जाता है कि वो कोर्ट से बाहर रहकर जेल से बाहर रह करके अपना केस लड़े। जैसे ही वो बाहर जाती है, तो उसको ये बात कही जाती है कि तुम इस स्टेट को छोड़ करके बाहर नहीं जाओगी, इस इंडिया को छोड़ करके बाहर नहीं जाओगी। लेकिन वो कहाँ मानने वाली होती है, उसके पास कई सारे फर्जी वीज़ा पासपोर्ट होते हैं, उसी का सहारा लेती है और फिर वो वहाँ से सीधा फरार होती है और फरार होने के बाद से उसका पता ही नहीं चल पाता है। पुलिस अलग-अलग जगहों पे जाँच-पड़ताल करती है, उसके पति से जब पूछा जाता है, तो उस ये साफ़ हो जाता है कि उसके पति से उसका बहुत कई सालों से उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। इस वजह से जो पति है, वो इस मामले से एकदम बरी होता है। पुलिस की जो टीम है वो मलेशिया की टीम यानी फिर अलग-अलग जगहों की टीम से वो मदद लेती है, लेकिन फिर भी उनको नाकामयाबी हाथ लगती है। पुलिस के ऊपर भी कोर्ट बहुत ज़्यादा डाँट लगाती है कि तुम लोगों ने
कैसे निगरानी रखी थी कि वो स्टेट छोड़ करके, ये देश छोड़ करके बाहर चली गई है। और आज तक 2008 से आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया कि आखिर वो है कहाँ। अलग-अलग स्टेट, अलग-अलग देश की जो पुलिस है वो अपनी एजेंसियां लगा करके उसकी खोज कर रही है, लेकिन आज तक, यानी कि 2024 चल रहा है, फरवरी का महीना है, आज तक उस महिला की कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी है। आगे जैसे ही लगती है तो फिर आपको हम बताएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते आपसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है कि आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखेंगे अपने नाम और अपने जिले के साथ। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।